क्या इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जो लगभग 8 दशकों से चल रही है, जिसका संविधान में भी प्रावधान रहा है, क्या वो व्यवस्था अब खत्म करने का वक्त आ गया है? आखिर आरक्षण को लेकर क्यों इतनी तेजी से अचानक से तीखी बहस शुरू हो गई है? एक ऐसा माहौल देश में बना दिया गया है कि इस मुद्दे पर अगर आप बात करते हैं तो आपको हमेशा एक ही पक्ष के हिसाब से बोलना होगा। क्या इस देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए एक बड़ी सियासी बहस शुरू होने जा रही है? क्या इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जो लगभग 8 दशकों से चल रही है, जिसका संविधान में भी प्रावधान रहा है, क्या वो व्यवस्था अब खत्म करने का वक्त आ गया है? आखिर आरक्षण को लेकर क्यों इतनी तेजी से अचानक से तीखी बहस शुरू हो गई है? क्यों आरक्षण जारी रखने और आरक्षण खत्म करने को लेकर एक टकराव के हालात पैदा होते जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के समय में बहुत जरूरी है कि लोगों को इसका जवाब मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिस मुद्दे पर यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, यह मुद्दा बड़ा संवेदनशील कहा जाता है। एक ऐसा माहौल देश में बना दिया गया है कि इस मुद्दे पर अगर आप बात करते हैं तो आपको हमेशा एक ही पक्ष के हिसाब से बोलना होगा। अगर आपने दूसरे पक्ष के हिसाब से बोला तो फिर आपके खिलाफ एक पूरा माहौल बना दिया जाएगा, फिर आपको गालियां पड़ेंगी, आपको धमकी दी जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको संविधान विरोधी कहा जाएगा, आपको कानून के विरोधी के तौर पर पेश किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको एक ही पक्ष में बोलना है, वन साइडेड आपको चलना है। अगर आपने दोनों पक्ष की या फिर दूसरे पक्ष की बात कर ली तो फिर तो आपकी खैर नहीं। हम आरक्षण की बात करने जा रहे हैं। वो आरक्षण जिसकी शुरुआत हुई थी, संविधान में जिसका प्रावधान, जिसकी व्यवस्था की गई थी इस मकसद से कि समाज का वो तबका जो सामाजिक तौर पर काफी पीछे रह गया है, जिसकी समाज में स्थिति जो है वो बराबरी की नहीं रह गई है, उसे एक तरीके से बहुत ज्यादा समाज में तकलीफ झेलनी पड़ी है, शोषण झेलना पड़ा है, उस तबके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और समानता के अधिकार के हिसाब से इस आरक्षण की व्यवस्था को देश में लागू किया गया। लेकिन यह व्यवस्था शुरू हुई और उसके बाद चलते चलते कब ये आरक्षण एक सियासी लॉलीपॉप, एक सियासी एजेंडा, एक बहुत बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बन गया, एक टूल बन गया, यह किसी को पता नहीं चला। आज के देश में हम कह सकते हैं कि आरक्षण एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर सरकारें बनती हैं, जिसके दम पर कोई पार्टी बहुमत हासिल करती है या पिछड़ जाती है, जिसके दम पर कोई चुनाव जीतता है या हार जाता है। यानी आरक्षण आज के समय में एक ऐसा बड़ा अभेद्य, जिसको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, एक ऐसा हथियार बन चुका है। आरक्षण पर बात करना यानी आपको उसके समर्थन में ही बोलना होगा। अगर आपने आरक्षण खत्म करने की बात की, अगर आपने आरक्षण के विरोध में कुछ बोला, अगर आपने आरक्षण में सुधार या आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी तो फिर आपकी खैर नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। इस देश में कानून हो या संवैधानिक प्रावधान हो, इस पर भी समीक्षा की बात होती रही है और होती है। अगर संविधान में जो 26 जनवरी 1950 जो देश का गणतंत्र और संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, अगर वो संविधान में लिखी हुई चीजें बिल्कुल मतलब अपरिवर्तनशील हैं, जिसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर कैसे संविधान में इतने बार संशोधन हुए? कैसे देश की अलग अलग सरकारों ने उस संविधान के तमाम प्रावधानों को बदला समय के हिसाब से? यानी संविधान परिवर्तनशील है, संविधान में आप परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान के तमाम प्रावधानों को आप मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं या बदल सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो फिर क्या वजह है कि आरक्षण के समर्थन में बोलने वाले के लिए ही जगह है और आरक्षण के विरोध में जिसने बोला वो समाज का दुश्मन बन गया? ऐसा क्यों? दरअसल इस वक्त देश में यही लड़ाई चल रही है।
एक समय ऐसा था कि देश में सिर्फ आरक्षण के समर्थन में आवाज बुलंद होती थी। हर दिन कोई ना कोई वर्ग, हर दिन कोई ना कोई समूह खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमारे आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, हमारे आरक्षण का दायरा इतने फीसदी और बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज देश में बहस फिर शुरू हो गई है कि आरक्षण खत्म किया जाए। एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करने की देश में मुहिम शुरू हो गई है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन को बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। अब तक इसमें कई मिलियन फॉलोअर्स इसके साथ हो चुके हैं। कई मिलियन लोग इसको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, इस अभियान को, इस मूवमेंट को। तमाम लोगों ने इस पेज को, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है, इसके प्रति समर्थन अपना जता दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने वीडियो भी बनाया था कि कैसे 21 अगस्त को वहां पर आह्वान किया गया कि लोग इकट्ठा हों और हजारों लोग पहुंच गए थे पहली बार में। हालांकि अलग बात है कि पुलिस ने वहां पर जगह नहीं दी, इजाजत नहीं दी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं। कई सारी उनकी मांगे हैं, इसको लेकर भी हमने वीडियो कल बनाया था और बताया था कि इसमें कई सारी मांगे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि क्या क्या उसमें मुख्य मांगे रखी गई हैं। बहुत सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कहा गया है कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस जो है, जो तथाकथित सवर्ण जातियां, अगड़ी जातियां जो कही जाती हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात है, तो कहा गया कि उसको एससी के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, उसको शेड्यूल कास्ट के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। ये मांग की गई। मांग की गई है कि 80 साल में, लगभग 80 साल हुए नहीं है और मतलब जो 8वां दशक हमारा कह सकते हैं कि चल रहा है, इस 8 दशक में आरक्षण का जो प्रावधान था उसके तहत समाज को वास्तविक फायदा कितना हुआ, कितना उसको फायदा पहुंचाया गया, कितना उसका उत्थान हुआ, कहां हम पिछड़ गए हैं, कहां हम चूक रहे हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा होनी चाहिए और इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आपने इतना लाभ जो दिया 8 दशकों में, वास्तविक लाभ कितना मिला और क्यों नहीं होनी चाहिए। आपने अपने सियासी फायदे के लिए समय समय पर इसका दायरा बढ़ाया। आपने समय समय पर एक तबके को बिल्कुल आरक्षण से एकदम लेस कर दिया, उसके कवच मिला दिया, और एक तबके को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि नहीं, आपको तो हम मानते ही नहीं कि आपको आरक्षण की जरूरत है। आपके यहां कोई गरीब हो, भीख मांगता हो, रिक्शा चलाता हो, ऑटो चलाता हो, मजदूरी करता हो, लेकिन फिर भी आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। और लॉजिक क्या दिया गया, तर्क क्या दिया गया कि नहीं, आरक्षण का आधार आर्थिक हो ही नहीं सकता है, आरक्षण तो सामाजिक पिछड़ेपन के लिए है, आरक्षण तो शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए है। क्यों भाई, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आपने उदाहरण दे दिया। आर्थिक पिछड़ेपन का कोई मतलब नहीं है। जो भूखे मरने की जिसको नौबत आ गई है, जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, जो ठेले पर सब्जी बेचता है, जो रेहड़ी पर दुकान लगाता है, क्यों उसके लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों ना हो? क्योंकि एक आपके मुताबिक वो विशेष जाति का है। तो जाति विशेष के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जाति विशेष के लिए सारी व्यवस्था है। ये इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सियासी दलों को लगता है, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यही आरक्षण सबसे बड़ा वो तवा है जिसके ऊपर ये रोटी सेकते हैं रखकर। तो हुआ क्या कि आरक्षण के खिलाफ जैसे ही आवाज बुलंद हुई, आरक्षण हटाओ अभियान की शुरुआत जैसे हुई, अचानक से वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वो नेता जो उन्हीं के हिमायती हैं, जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं, उस तबके के जिसे हम पिछड़ा तबका कहते हैं या फिर हम जिसे शोषित मानते रहे हैं, उस तबके के जो उस जाति की विशेष की जो सियासत करते हैं वो दल, सब बिल्कुल अचानक से एकदम घबरा गए। एकदम अचानक से उनको लगा कि वो कांपने लगे कि भाई ये क्या हो गया, आरक्षण के खिलाफ आवाज कैसे उठ गई। और परिणाम क्या हुआ, एक तरफ यूपी से चंद्रशेखर रावण, उनकी आवाज बुलंद हो गई। बिहार से अचानक से उपेंद्र कुशवाहा, उनकी आवाज बुलंद हो गई। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उसके बाद चिराग पासवान, सबकी आवाज बुलंद हो गई। क्यों? इनको लगा कि भाई इनका वोट बैंक जो है वो तो इसी पॉलिटिक्स पर टिका है। उनका वोट बैंक आरक्षण की वकालत के ही तहत मिलता है। उनके साथ उनके काम को लेकर, उनके विकास के, उनके एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कितना काम किया है, ये पैमाना नहीं है उनकी जीत का। उनकी जीत का आधार क्या है कि वो आरक्षण को लेकर कैसी पॉलिटिक्स करते हैं, वो जाति विशेष के नाम पर कैसे सियासी रोटी सेंकते हैं, वो जाति विशेष के नाम पर कैसे समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, कैसे आग भड़काते हैं। और इसमें कई सारे दल तो ऐसे हैं, आरजेडी जैसे दल, जिनको तो महारत हासिल है, जिन्होंने पूरी राजनीति ही अपनी
उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की विचारधारा, पूरी सियासत ही इसी आधार पर चलाई है। उनका बेस यही रहा है, जातीय भेद विभेद पैदा करना, मतभेद पैदा करना और इसके जरिए समाज में एक चिंगारी को आग के तौर पे, आग के शोले के तौर पर भड़काना। चिराग पासवान ने यह कह दिया कि अगर आरक्षण खत्म करने की बात तो बहुत दूर है, आरक्षण की समीक्षा भी किसी ने बात करने की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण की समीक्षा का सवाल भी अगर किसी ने उठाया तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आरक्षण जो है वो हमारा संवैधानिक हक है, आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण किसी का खैरात नहीं है, किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया आरक्षण। सवाल यह उठता है कि कई सारे तबके, आपको मैं बता दूं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आरक्षण का प्रावधान यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा में जो लोग सदस्य थे, जो उसके प्रमुख थे, संविधान निर्माताओं ने कभी भी आरक्षण का प्रावधान ओबीसी वर्ग के लिए नहीं रखा था। यह बात जानना बहुत जरूरी है और यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इस देश में आरक्षण का संविधान में अधिकार सिर्फ एससी और एसटी वर्ग को दिया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिया गया था। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग क्या और अनुसूचित जाति का जो है वो समाज में काफी बुरा उस वक्त दौर चलता था। एक समय बहुत ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार वो थे, सामाजिक तौर पर वाकई उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भी एक समय हुआ। लेकिन इतिहास में जो बुराई रही है, उस बुराई को आप ये कहकर आज समाज पर थोप दें कि नहीं इतिहास में ऐसा हुआ है इसलिए ये मतलब लगातार जीवन पर्यंत ये चलते रहेगी व्यवस्था, ये सोच से परे है कि आखिर आप देश को लेकर कहां जाना चाहते हैं। समाज में आपने जब समाज का भेद मिटाने के लिए उस समाज को हमारे समकक्ष यानी समाज के उस तबके के समकक्ष, जिसे आप कहते हैं कि समाज में हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में ठीक ठाक अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके समकक्ष लाने के लिए आपने एक व्यवस्था दी और इस व्यवस्था का हम सबने, पूरे बिरादरी ने, पूरे समाज ने, पूरे देश ने समर्थन किया। हर पार्टी ने समर्थन किया, सभी ने समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि वाकई एक समाज था जो बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा था। लेकिन अब क्या आज जो लोग समाज में आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनको देश का दुश्मन बता देंगे? आप ये कह देंगे कि नहीं वो देश के दुश्मन है? क्यों चिराग पासवान ने कहा कि इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए? इस देश में, इस लोकतंत्र में हर विषय, हर वो व्यवस्था जो आपने लागू की है, हर वो कानून जो आपने बनाया है, हर वो संवैधानिक प्रावधान जो आपने दिए हैं, उन सब पर बहस होनी चाहिए समय समय पर। अगर आपने देश की तरक्की के हिसाब से, अगर देश में परिवर्तन के हिसाब से समय समय पर आपने संशोधन किया है, तो आरक्षण भी ऐसा ही विषय है। आरक्षण कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कोई छू ना सके। आरक्षण ऐसा विषय नहीं है जिस पर बात न की जा सके। आरक्षण ऐसा विषय नहीं है जिस पर सवाल उठाने को आप गुनाह मान लें। इसलिए अगर लोकतंत्र में आरक्षण की मांग करना अधिकार है, तो लोकतंत्र में आरक्षण हटाओ अभियान चलाना भी उनका अधिकार है। इसे आप गुनाह नहीं बता सकते और उनको सजा नहीं दे सकते। अब आते हैं उस विषय पर जो चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके खिलाफ, जिसकी समीक्षा की बात भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 50% आरक्षण का दायरा बिहार में जो था, जिसको हमने 65% करने की बात की थी, वो व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाए तुरंत। कोई तो वजह रही होगी कि इस देश के संविधान, इस देश के कानून में आरक्षण का एक दायरा सीमित किया गया। एक बात और मैं जो कह रहा हूं, इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सियासी दल जो हैं, ये मूर्ख नहीं है। या तो मान लिया जाए कि ये बिल्कुल मूर्ख हैं, गंवार हैं, इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, लेकिन ये आप गलतफहमी मत पालिएगा कि ये सियासी दल मूर्ख हैं। ये बहुत चालाक हैं, ये बहुत शातिर हैं, इनको सारी चीजें पता है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं उस पर बहुत गौर कीजिएगा। जिन लोगों ने यह नारा दिया, जिन लोगों ने यह बात कही कि आबादी के अनुपात में सीटें बांट देनी चाहिए, क्या उन लोगों को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज आज ये बात करती हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आरक्षण है या बंटवारा है? बंटवारा बिल्कुल अलग चीज है। बंटवारा का मतलब होता है कि हिस्सा बांट देना, यानी अगर 100 लोग हैं
और 100 सीटें हैं किसी नौकरी में खाली, और जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतनी सीटें दे दी जाए। फिर ये तो बंटवारा हुआ, तो फिर टैलेंट कहां गया? फिर टैलेंट की बात कौन करेगा? टैलेंट की बात जरूर होनी चाहिए। आरक्षण का मतलब यह होता है कि कुछ सीटें हमने रिजर्व रखी हैं उसी तबके के लिए जो तबका समाज में पीछे रह गया। समाज आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, उनको कुछ सीटें रिजर्व दी गई कि देखो अगर 100 में 10 सीटें ऐसी होंगी जिनमें सिर्फ तुम्हारी ही भर्ती होगी। लेकिन इसके अलावा भी तुम अगर कंपटीशन से और ज्यादा ले आते हो तो बाकी जो 90 सीटें हैं उनमें भी तुम्हारी जगह होगी, क्योंकि बाकी 90 सीटें रिजर्व नहीं है कि वो फला जाति के लिए रिजर्व है, नहीं, वो सिर्फ 10 सीटें जो हैं वो तुम्हारे लिए स्पेशली रिजर्व हैं। और उस 10 के अलावा भी तुम अगर टैलेंटेड हो, यानी एक बार मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं कि क्या है। मान लीजिए 100 सीटें खाली हैं, 10 सीटें रिजर्व हैं, मान लीजिए SC ST वर्ग के लिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। और मान लीजिए कि किसी भी कंपटीशन में पास करने का अगर 100 में किसी को 80 नंबर आए तो वो चुन लिया गया उसके लिए। लेकिन वो तबका जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, जिसका सामाजिक परिवेश बहुत बढ़िया नहीं रहा है, जो परिवार से बहुत गरीब है, यानी बहुत पिछड़ा रहा है, उसको क्या किया गया कि उसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया कि नहीं, उन्हें हम 30 नंबर पर ही ज्वाइन करा देंगे। यानी उनको अगर सिर्फ 100 में 30 नंबर मिलेंगे तो भी वो नौकरी में आ सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए रखा गया कि नहीं, वो अगर 60 नंबर के ऊपर आएंगे तब उनको इस सेवा में मौका मिलेगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि जो बाकी 90 सीटों में 60 नंबर से ऊपर वालों को मिलता है, यानी वो किसी जाति विशेष के लिए है। जो SC ST वर्ग का व्यक्ति 30 नंबर लाता है वो 10 सीटें उनसे भी भर दी जाएंगी। और उनमें से किसी बच्चे ने अगर 60 से ऊपर मार्क्स लाया है, 65 उसको आया है, तो वो इसमें भी आएगा, यानी उसको इस सेवा मतलब इस 90 सीटें जो बची हैं उनमें भी उसको मौका मिलेगा। तो इसके लिए ये होता है रिजर्वेशन कि 10 सीटें तुम्हारे लिए स्पेशली रख दी गई और बाकी अगर तुम टैलेंट के आधार पर आओ तो तुम्हें इसमें भी मौका मिलेगा। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं कि नहीं, हमारी यानी जो पॉलिटिकल पार्टी जो जिन जिन जातियों की पॉलिटिक्स करती हैं, मान लीजिए कोई OBC की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई SC ST की पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि नहीं, SC ST OBC की आबादी देश में 85% है, इसलिए 85 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएं और 15 सीटें जो हैं वो जो तथाकथित अगड़ी जातियां या अन्य जातियां हैं उनको दे दी जाएं। ये आरक्षण है या बंटवारा है? आप देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? आप देश को बांटना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि देश में खून खराबा हो? आप चाहते हैं कि जो 85 सीटें भर दी जाएं वो 30 नंबर के आधार पर भर दी जाएं और जो टैलेंटेड है, यानी जो व्यक्ति 90 नंबर ला रहा है, 100 में 80 ला रहा है, 75 ला रहा है, वो नहीं ले सकता नौकरी क्योंकि उसके लिए महज 15 सीटें ही हैं। ऐसा है मूर्ख बनाना और जनता में, देश में आग लगाना बंद कीजिए आप लोग। ये पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से समाज को तोड़ रही हैं, इसी के खिलाफ ये आवाज उठी है। इसी के खिलाफ एक सवाल उठा है कि क्या आरक्षण की व्यवस्था की अब समीक्षा होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। जस्टिस रोहिणी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें इसमें कहा गया है कि देश में जो रिजर्व कैटेगरी है ना, जिसको रिजर्वेशन देते हैं, उसमें OBC वर्ग में 25% ही ऐसे लोग हैं, 25% ही ऐसा वर्ग है, उसमें समूह है जिसने लगभग 98% लाभ लिया है आरक्षण का। यानी अगर 100 सीटें हैं रिजर्व कैटेगरी में OBC के लिए, तो 98 सीटें सिर्फ 25% जातियां जो उस OBC वर्ग में लोग हैं वो लोग ले रहे हैं, बाकी 75% को मिला ही नहीं कुछ। तो वहां भी तो बेईमानी है, जिसको लेकर कोटा विद इन कोटा की बात होती है। फिर क्यों विरोध है इन लोगों का? कोटा के अंदर कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप रिजर्वेशन का मजा ले रहे हैं, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो फिर आपके अंदर भी ये होना चाहिए, आपकी जाति में भी होना, आपकी बिरादरी, आपके वर्ग में क्यों ना हो, SC ST वर्ग में क्यों ना हो कि वो तबका जो और ज्यादा पिछड़ा है। और देखिए इन लोगों का विरोधाभासी बयान, चिराग पासवान कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोटा में कोटा होना चाहिए। जीतन राम मांझी की दलील है कि जो दलितों में पासवान जो लोग हैं उन लोगों को तो फिर भी लाभ मिल गया, ये आगे बढ़ गए, लेकिन जो मुसहर जातियां हैं, जो मांझी हैं या अन्य मुसहर जातियां या और पिछड़ी जातियां हैं, उनको कुछ मिला ही नहीं आरक्षण का लाभ।
तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि जो हमारे लिए रिजर्व सीटें हैं उसमें भी रिजर्वेशन हमारे लिए विशेष हो। तो क्या गलत है? अगर आरक्षण का प्रावधान है और कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है तो इसका विरोध क्यों है? ऐसे कैसे हो सकता है कि आरक्षण का लाभ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित हो जाए? पूरे वर्ग को दीजिए ना, समाज के हर वर्ग को दीजिए। और इसीलिए यह डिमांड उठी है, इसीलिए यह मांग उठ रही है कि आरक्षण का जो लाभ है, आरक्षण का जो प्रावधान है, उसका आधार जाति न करके आप आर्थिक स्थिति कर दीजिए कि किसी भी समाज का, किसी भी तबके में जो गरीब है उसे रिजर्वेशन देंगे। इसमें गलत क्या है? कब तक आप ये इतिहास में जो हुआ है उन जातियों के साथ, कब तक आप इसका ढिढोरा पीटकर समाज में आग लगाते रहेंगे? समाज आगे है, 21वीं सदी में हम आ गए हैं और 21वीं सदी में सारी चीजें हो रही हैं। 21वीं सदी में अब अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं। 21वीं सदी में छुआछूत, भेदभाव जैसी चीजें मिट गई हैं। 21वीं सदी में एक साथ बैठकर लोग काम कर रहे हैं। अब ये उदाहरण क्या देंगे? ये कहेंगे कि फला मंदिर में फला व्यक्ति गए और उसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव हुआ। मैं कहां कहता हूं कि दो चार विकृत मानसिकता के लोग नहीं हो सकते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी में दो चार करप्ट लोग नहीं है? दो चार भ्रष्ट लोग नहीं है? दो चार चोर नहीं है? तो इसका मतलब क्या मान लें कि पूरी पॉलिटिकल बिरादरी चोर है? पूरी पॉलिटिकल पार्टीज सारी भ्रष्ट हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेईमान हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं? मान लें हम, तब तो आपको बुरा लगेगा अगर कह दिया जाए कि सारे नेता चोर हैं। अगर कोई कह दे तब तो तुरंत आप मुकदमा दर्ज करने चले जाएंगे कि सारे नेता चोर कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या आप में से कोई चोर नहीं है? क्या आप में किसी को सजा नहीं हुई है? क्या आप में किसी के खिलाफ छापा नहीं पड़ा है? किसी के पास अकूत संपत्ति नहीं मिली है? किसी के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं मिली है? किसी ने धन लूटा नहीं है? क्या क्या बेईमानियां नहीं की हैं इन नेताओं ने? लेकिन अगर समाज में दो चार लोग भी ऐसा कर देंगे, जाति के नाम पर भेदभाव कर देंगे, तो आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, इसके आधार पर आरक्षण लागू रहना चाहिए, क्योंकि आरक्षण आपके लिए चुनाव जीतने का एक लॉलीपॉप है। आरक्षण एक एजेंडा है, आरक्षण एक टूल है जो आपको चुनाव जीतने में मदद करता है। और इसी के आधार पर आप समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो तबका, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, आरक्षण व्यवस्था है लागू रखिए, लेकिन समीक्षा कीजिए। समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए, आरक्षण की भी होनी चाहिए। इसको इतना संवेदनशील मत बना दीजिए कि नहीं, इस पर बात करना मतलब आपको एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और आप गुनहगार साबित हो जाएंगे। ये गलत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू किया है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सलाह है, उनके जो सुझाव हैं, उन पर बातचीत होनी ही चाहिए। इसलिए समाज में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि बंटवारा करना बंद कीजिए। आरक्षण और बंटवारे में फर्क होता है। देश को बांटिए मत, यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर। और जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।